एक लड़ाई में आपकी जीत होगी या हार, कई बार इसका फैसला आपकी आर्मी नहीं बल्कि आपकी बैटलफील्ड की ज्योग्राफी करती है। बैटलफील्ड का मतलब होता है जंग का मैदान। पर लड़ाई हमेशा एक मैदान पे नहीं होती, ये धरती के हर कोने पे हो सकती है, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, जंगल हो, नदी हो। तो इस वीडियो में मैं आपको वॉरफेयर की ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा। कौन कौन सी अलग अलग तरह की बैटलफील्ड्स हैं जहाँ पे लड़ाई हुई हैं और उनका रिजल्ट क्या निकला। कहानी शुरू होती है एक मैदान से। इंग्लिश में इसको प्लेन कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा खुला एरिया होता है जहां पे दोनों साइड्स बड़ी बड़ी आर्मीज ला सकती हैं और उनको इजीली मनूवर कर सकती हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक इन्फेंट्री टैक्टिक्स के बारे में वीडियो बनाया था और उसमें मैंने इस बात पे डिस्कशन किया था कि जब आपका एनिमी आपके सामने है तो जनरली आप फ्रंटल असॉल्ट नहीं करते हो, आप एक फ्लैंकिंग अटैक करते हो। एक फ्लैंकिंग अटैक करने के लिए आपको अपने दुश्मन के साइड पे हमला करना होता है और साइड पे अपनी आर्मी को लाने के लिए आपको बहुत स्पेस चाहिए। तो अगर एक मैदान पूरा खुला हुआ है, बहुत दूर तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है और पूरा मैदान समतल है, तो जनरली ऐसी लड़ाइयों में फैसला होता है न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी पे या फायर पावर पे। कौन सी साइड के पास ज्यादा सोल्जर्स हैं या ज्यादा बेहतर वेपनरी है। इंडियन एशियंट हिस्ट्री की जितनी भी बैटल्स को मूवीज में दिखाया गया है, जनरली यहाँ पे एक प्लेन ओपन बैटलफील्ड ही दिखाई गई है। चाहे वो जोधा अकबर देख लीजिए आप, चाहे वो पद्मावत का लास्ट वाला बैटल देख लीजिए। किले के बाहर एक खुला मैदान है जहां पे दोनों आर्मीज खड़ी हुई हैं। एक अच्छा कमांडर हमेशा इस बात को जानेगा कि उसके फ्लैंक्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है और इसीलिए अपने फ्लैंक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कमांडर्स ज्योग्राफी का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई में एक साइड पे थे बाबर और एक साइड पे थे इब्राहिम लोदी। बाबर अपनी आर्मी को लेके पहले ही पानीपत पहुंच गए थे और इसका एडवांटेज उनको ये मिला कि उनको अपनी आर्मी को अपने हिसाब से सेट करने का टाइम मिला। उन्होंने अपनी आर्मी को सेट इस तरह से किया था कि उसके राइट फ्लैंक पे पानीपत था, जिसकी वजह से दुश्मन राइट फ्लैंक से हमला नहीं कर सकता था। लेफ्ट फ्लैंक पे उन्होंने बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया था और उसमें कटे हुए पेड़ डाल दिए थे ताकि वहां से भी बड़ा हमला ना हो पाए। इस तरह से बाबर ने अपने दोनों फ्लैंक्स को प्रोटेक्ट कर लिया और इसी चतुराई की वजह से एक छोटी फौज होने के बाद भी बाबर ने इब्राहिम लोदी की आर्मी को हरा दिया था और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अगर हम इतिहास में और पीछे चले जाएं तो 333 बीसी में अलेक्जेंडर और पर्शियन एम्पायर के राजा डायरियस द थर्ड के बीच में भी एक प्लेन मैदान में लड़ाई हुई थी। इसको बैटल ऑफ इसेस कहते हैं। अब कहने के लिए ये जंग का मैदान एकदम समतल था, पर यहां पे भी अलेक्जेंडर ने ज्योग्राफिक एलिमेंट्स को अपने एडवांटेज पे यूज किया। इस जंग के मैदान के राइट फ्लैंक पे था एक बड़ा समंदर और लेफ्ट फ्लैंक पे था पहाड़, जिसकी वजह से इन दोनों फ्लैंक से कोई बड़े अटैक नहीं आ सकते थे। अलेक्जेंडर ने अपनी आर्मी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फेंट्री का पार्ट था, जो उसके फैलेंक्स थे, उनको सेंटर पर रखा और खुद कैवलरी को लेके फ्लैंकिंग अटैक किया एक छोटी फोर्स को लेकर। जब डायरियस की लीडरशिप ने देखा कि अलेक्जेंडर की कैवलरी बहुत नजदीक आ गई है, तो यहां से जंग के मैदान को छोड़ के भाग गए थे और इसी वजह से बैटल ऑफ इसेस में अलेक्जेंडर की जीत हुई थी। जनरली अगर बैटलफील्ड बहुत बड़ी और बहुत समतल यानी फ्लैट है तो उस साइड की जीत होती है जिसके पास न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है या फिर ज्यादा फायर पावर, ज्यादा रिसोर्सेज हैं। और इसका बेहतरीन एग्जांपल है 1942 का सेकंड बैटल ऑफ एल एलामेन। में एक साइड पे थी एक्सिस फोर्सेस जिनके लीडर थे जनरल अर्विन रॉमल और दूसरी साइड पे थी एलाइड फोर्सेस जिनके लीडर थे जनरल मोंटगोमरी। इस बैटल में जनरल मोंटगोमरी के पास ज्यादा रिसोर्सेज थे और इसीलिए उन्होंने अर्विन रॉमल की पोजीशन पे बिल्कुल फ्रंटल असॉल्ट किया और इस अटैक में मोंटगोमरी की जीत हुई थी। पर इस लड़ाई से पहले जनरल अर्विन रॉमल ने बहुत सारी लड़ाइयों में फ्लैंकिंग अटैक्स करके मोंटगोमरी की फोर्सेस को हराया था और इसी वजह से इन रेगिस्तान की लड़ाइयों में जनरल अर्विन रॉमल का एक निकनेम पड़ गया था। अगर आपको निकनेम पता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। रिवर्स यानी नदियों को ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आपको एक बड़े रीजन को डिफेंड करना है और आप जानते हैं कि उस रीजन में एक नदी है, तो जनरली उस नदी के आसपास अपने डिफेंसेस को आप ज्यादा स्ट्रांग करोगे ताकि एनिमी उसको यूज ना कर पाए। डिफेंसिव रोल में नदी बहुत काम आ सकती है क्योंकि अगर आपने नदी के किनारे पे अपने सोल्जर्स को तैनात करके रखा है और एनिमी नदी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके सोल्जर को बहुत मौका मिलता है उनके ऊपर हमला करने का। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बैटल ऑफ झेलम या फिर इसको बैटल ऑफ हिडास्पस भी कहते हैं। इस लड़ाई में एक तरफ थे अलेक्जेंडर की फोर्सेस और दूसरी तरफ थे किंग पोरस। किंग पोरस झेलम नदी के ईस्टर्न साइड पे थे और अलेक्जेंडर अपनी फोर्स को लेकर वेस्ट साइड से आ रहे थे। इसी वजह से उन्होंने किंग पोरस की आर्मी को सरप्राइज कर दिया क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि एक छोटी अलेक्जेंडर की फोर्स नदी क्रॉस कर चुकी है। इस लड़ाई में अल्टीमेटली जीत किसकी हुई, इस पे बहुत कंट्रोवर्सी है, पर यह बात क्लियर है कि इस लड़ाई के बाद अलेक्जेंडर का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन था, जो लगातार ईस्ट की तरफ मूव कर रहे थे, वो बंद हो गया और उन्होंने वापस अपने घर की तरफ जाना शुरू कर दिया। नदी से रिलेटेड एक दूसरा फेमस एग्जांपल है रशियन इन्वेजन ऑफ नेपोलियन।
आपको पता होगा कि साल 1812 में नेपोलियन ने रशियन एम्पायर को इन्वेड किया था उनको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि रशियन एम्पायर ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम से बाहर आ गए, तो उन्होंने कहा था कि वो नेपोलियन की इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। शुरुआत में इस कैंपेन में नेपोलियन की ग्रैंड आर्मी को सक्सेस मिली थी, पर जैसे जैसे वो रशियन टेरिटरी में आगे बढ़ते जा रहे थे, वो ये देख रहे थे कि हमको हर जगह उजाड़ और बंजर जगह ही मिल रही है, हमको कहीं भी अपने सोल्जर्स को टिकाने के लिए रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, उनको आराम करने के लिए जगह नहीं मिल रही है, और रशियन आर्मी उनसे एक सेट बैटलफील्ड पे लड़ाई करने से बच रही है। तो अल्टीमेटली नेपोलियन ने मॉस्को को भी कैप्चर किया था, पर यहाँ पे भी उनकी कोई संधि नहीं हो पाई, और कुछ समय के बाद उनको अपनी ग्रैंड आर्मी को, थकी हारी आर्मी को लेके वापस लौटना पड़ा। जब वो वापस लौट रहे थे उस समय रशियन सोल्जर्स उनके ऊपर लगातार रेड्स कर रहे थे, उन पर हमला कर रहे थे, और ठंड भी बहुत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इस रिट्रीट के दौरान नेपोलियन की आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स अटैक्स की वजह से, बीमारी की वजह से और ठंड की वजह से मर रहे थे। तो जब नेपोलियन की थकी हारी आर्मी आगे बढ़ते बढ़ते बेरेजिना नदी के पास पहुंची, तो नेपोलियन समझ गए कि अगर इस नदी को क्रॉस नहीं किया टाइम रहते तो इनकी आर्मी यहीं पे पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी। तो नेपोलियन की आर्मी के इंजीनियर्स ने बहुत जद्दोजहद करके इस नदी के ऊपर एक टेम्पररी पॉन्टून ब्रिज बनाया, और जैसे तैसे करके नेपोलियन की आर्मी का कुछ हिस्सा इस ब्रिज को क्रॉस कर पाया। पर इस बेरेजिना नदी के क्रॉसिंग के दौरान ही बहुत सारी कैजुअलिटीज उनकी आर्मी को हुई थी। तो हालांकि नेपोलियन की कुछ आर्मी तो इस नदी को क्रॉस कर गई, पर फिर भी बेरेजिना क्रॉसिंग को नेपोलियन के रशियन इन्वेजन का आखिरी बड़ा डिजास्टर माना जाता है। और इस क्रॉसिंग ने दिखाया कि एक नदी कैसे ऑफेंसिव और डिफेंसिव तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। नंबर 3, आइलैंड। एक आइलैंड या टापू एक ऐसा ज्योग्राफिकल फीचर होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। एक आइलैंड बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा हो सकता है। एक आइलैंड को अटैक करने के लिए आपको अपनी आर्मी को एम्फीबियस लैंडिंग करानी पड़ती है। पहले आप अपने सोल्जर्स को शिप्स में बैठा के आइलैंड के नजदीक ले जाओगे, उसके बाद उन शिप्स से दूसरे लैंडिंग क्राफ्ट में यानी छोटे नाव में बैठा के सोल्जर्स को आइलैंड तक लेके जाओगे। इन सारे टाइम पीरियड में जो आइलैंड के डिफेंडर्स हैं उनको मौका मिलता है अटैकर्स पे हमला करने का, और इसी वजह से एम्फीबियस लैंडिंग्स एक अटैकर के लिए बहुत खतरनाक मानी जाती हैं। अगर आपको एक आइलैंड को डिफेंड करना है तो इसमें आपकी जीत होगी या हार, ये बहुत इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। क्या आपकी स्ट्रैटेजी है कि एनिमी को लैंड ही नहीं करने देना है, लैंडिंग के टाइमिंग पे फायर करना है, या फिर आपकी स्ट्रैटेजी होगी कि एनिमी को लैंड करने दोगे, उनको आइलैंड के अंदर आने दोगे, उसके बाद उन पे हमला करोगे। आइलैंड बैटल्स के तो ढेरों एग्जांपल हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पैसिफिक थिएटर में तो इतनी सारी लड़ाइयां आइलैंड्स के ऊपर ही हुई थी। उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री में भी आइलैंड्स के बैटल्स तो बहुत सारे हैं। तो उसमें से कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक बैटल था 1565 का, जब माल्टा के आइलैंड को ऑटोमन फोर्सेस ने घेर लिया था। यहां पे आइलैंड पे थे क्रिश्चियन नाइट्स। ऑटोमन फोर्सेस ने इस आइलैंड के आसपास सीज डाल दी थी, और उनकी उम्मीद ये थी कि सीज की वजह से क्रिश्चियन नाइट्स यहां पे हार जाएंगे। पर कुछ महीने गुजर गए, और जब इन नाइट्स ने सरेंडर नहीं किया तो अल्टीमेटली ऑटोमन फोर्सेस को ये सीज हटानी पड़ी थी, और इसी वजह से कहा जाता है कि सीज ऑफ माल्टा में अल्टीमेटली ऑटोमन फोर्सेस की हार हुई। तो इस एग्जांपल में डिफेंडर्स ने उस आइलैंड को सेफली डिफेंड कर लिया था। अगला एग्जांपल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बैटल ऑफ इवो जिमा। इसमें आप जानते होंगे कि एक बड़ी अमेरिकन फोर्स ने एक जापानीज डिफेंडेड आइलैंड पे हमला किया था। जापानीज लोगों की स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले अमेरिकन फोर्सेस को लैंड करने देंगे, उसके बाद उन पे हमला करेंगे, और इसी के कारण अमेरिकन फोर्सेस ने अल्टीमेटली ये डिसाइड किया था कि हम जापानीज होम आइलैंड्स को इन्वेड नहीं करेंगे, अपने सोल्जर्स वहां नहीं भेजेंगे, वहां पे हम एटॉमिक बॉम्ब्स गिराएंगे। आइलैंड का एक और बैटल है जो कि बहुत अनयूजुअल है। यह बैटल हुआ था 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। बैटल ऑफ क्रीट कहते हैं इसको। जैसे मैंने आपको बताया कि एक आइलैंड को इन्वेड करने के लिए एक अटैकर को एम्फीबियस लैंडिंग करानी पड़ती है, यानी अपने सोल्जर्स को पहले शिप्स पे भेज के फिर अल्टीमेटली आइलैंड्स पे लैंड कराना पड़ता है। पर इस बैटल में अलग चीज ये थी कि जर्मन फोर्सेस ने एम्फीबियस फेस को पूरी तरह से स्किप ही कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम वो टेम्पलेट फॉलो ही नहीं करेंगे। उन्होंने पैरा ट्रूपर्स को भेजा आइलैंड पे लैंड कराने के लिए। पर प्रॉब्लम ये थी कि इस आइलैंड को डिफेंड कर रही थी अलाइड फोर्सेस, और उनको अल्ट्रा मशीन की वजह से पता चल गया था कि यहाँ पे एक बड़ी जर्मन पैराट्रूपर फोर्स लैंड करने वाली है, और इसी वजह से जर्मन्स को बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई पैराट्रूपर्स को लैंड कराते समय। और कुछ और चैलेंजेस भी हुए थे। जर्मन पैराट्रूपर्स लैंड किए थे और उनका जो इक्विपमेंट था, उनके वेपन्स, उनका सारी सप्लाईज, वो अलग पैराशूट्स में लैंड की थी। तो हालांकि जर्मन पैराट्रूपर्स इस आइलैंड को कैप्चर करने में कामयाब तो हो गए थे, तो ओवरऑल सक्सेस मिली थी उनको, पर इतनी हैवी कैजुअलिटीज हुई थी जर्मन्स को कि फिर एडोल्फ हिटलर ने कह दिया कि पैराट्रूपर्स को हम किसी बड़े अटैक के लिए यूज नहीं कर सकते, इनका काम बहुत लिमिटेड होता है। और इसी वजह से 1941 के बाद जर्मन्स ने पैराट्रूपर्स को किसी बड़े अटैक के लिए इस्तेमाल नहीं किया। यह अलग बात है कि बाद में हिटलर की इस बात को गलत प्रूव किया गया, क्योंकि आगे जाके कुछ सालों के बाद
अलाइड फोर्सेस ने पैराट्रूपर्स को यूज करके बड़े बड़े अटैक्स किए थे और वो कामयाब भी हुए थे। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है 1944 का डी डे। जून 6 को जब अलाइड फोर्सेस ने नॉर्मंडी के बीचेस को स्टॉर्म किया था, तो उनकी एम्फीबियस लैंडिंग्स के पहले एक बहुत बड़ी पैराट्रूपर फोर्स नॉर्मंडी के बीचेस के अंदर लैंड कराई गई थी और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में कामयाब हुई। नंबर 4, फॉरेस्ट्स। जब ऑर्गेनाइज्ड वॉरफेयर की शुरुआत हुई थी, यानी जब दोनों आर्मीज आमने सामने होकर लड़ाई करती थी, तो जनरली लड़ाइयाँ प्लेन मैदानों में या सेट बैटल फील्ड पे ही होती थी, चाहे मैदानों के सामने, चाहे नदियों के सामने, कोस्ट पे, पर आपको एनिमी साफ नजर आता था। पर सारी लड़ाइयाँ हमेशा ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती थी। जब एक साइड को पता होता था कि उनके पास सोल्जर्स कम है, उनके पास उतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, उतने अच्छे वेपन्स नहीं है, तो वो ज्योग्राफी को यूज करके अपने एनिमी को परेशान करते थे। और यहाँ पे जंगल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप अपने एनिमी का सामना एक जंगल में करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम्स मैनी फोल्ड बढ़ जाती हैं, क्योंकि पहली बात यह है कि आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा कि एनिमी है कहाँ पे। आपका एनिमी कहीं पे भी हो सकता है, कहीं किसी पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपको बैटल फील्ड ही पूरी तरह साफ नजर नहीं आएगी, क्योंकि बीच में इतने सारे पेड़ लगे होते हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी या प्लानिंग नहीं कर पाओगे। और इसी वजह से जंगलों में एम्बुश करना बहुत आसान होता है। एम्बुश यानी आप किसी फोर्स के ऊपर एक सडन हमला करते हो चारों डायरेक्शन से। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है 9 AD में एक लड़ाई हुई थी जिसको बैटल ऑफ ट्यूटरबर्ग फॉरेस्ट कहते हैं। इसमें 3 रोमन लीजन्स को पूरी तरह से सर्वनाश कर दिया था जर्मैनिक ट्राइब्स के कुछ लूज संगठन ने, जिनको लीड कर रहे थे आर्मीनियस। और जब इस जंगल में रोमन लीजन्स को हरा दिया गया था, तो इसी हार के बाद फिर रोमन एम्पायर ने कभी भी राइन नदी के पूर्वी हिस्से में अपने एम्पायर को एक्सपैंड ही नहीं किया। इसी वजह से बैटल ऑफ ट्यूटरबर्ग फॉरेस्ट आज भी फॉरेस्ट के वॉरफेयर में हमेशा पढ़ाया जाता है। मैंने ट्यूटरबर्ग फॉरेस्ट के ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ट्यूटरबर्ग फॉरेस्ट तो बहुत पुराना एग्जांपल है। अगर आपको मॉडर्न वॉरफेयर में एग्जांपल देखना है तो वियतनाम वॉर देख लीजिए आप। वियतनाम वॉर में अमेरिकन फोर्सेस को इस बात का सबक मिल गया कि जंगल में लड़ाई करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एनिमी आपको नजर ही नहीं आता। और वियतकांग की फोर्सेस जंगलों में एम्बुश सेट करके बैठते थे। जब कोई छोटी अमेरिकन टुकड़ी वहां से गुजरती थी तो उन पर हमला करके फिर जंगलों में ही गायब हो जाते थे। और इसी की वजह से अमेरिकन ने जंगलों के साथ डील करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसमें एक बहुत कंट्रोवर्शियल केमिकल था एजेंट ऑरेंज। अमेरिकन एयरप्लेन्स हवा के रास्ते से इन केमिकल्स को जंगल्स पे छिड़क रहे थे, और जब ये केमिकल्स पेड़ों के कांटेक्ट में आते थे तो पत्ते झड़ जाते थे। और वियतनाम वॉर जो इतना कंट्रोवर्शियल माना जाता है, उसके बहुत सारे कारणों में से एक कारण यह भी है कि इस वॉर में बहुत बड़े पैमाने पे डिफॉरेस्टेशन हुआ, और इन डिफोलियंस को यूज करने की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैली, जिसकी वजह से सिविलियंस अफेक्ट हो रहे थे। एक मेजर बैटल जो फॉरेस्ट के अराउंड हुआ था वो 1965 का बैटल ऑफ ला ड्रांग था, जिसमें अमेरिकन फोर्सेस ने अपने ट्रूप्स को हेलीकॉप्टर से जंगलों के बीच में लैंड कराया। इस बैटल का कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं निकला, और इसीलिए कहा जाता है कि इसी बैटल के बाद नॉर्थ वियतनाम के लीडर हो ची मिन ने डिसाइड कर लिया था कि अमेरिकन फोर्सेस को एक्चुअली हराया जा सकता है। नंबर 5, डेजर्ट। डेजर्ट्स या रेगिस्तानों में वही फोर्स जीतती है जिसके पास तेजी से मूव करने का कोई तरीका होता है। यानी अगर आपके पास मोबिलिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा चांसेस हैं कि आप दुश्मन को हरा पाओगे। रेगिस्तान इसलिए एक बहुत कठिन ज्योग्राफिकल फीचर है वॉरफेयर के लिए, क्योंकि दिन के टाइम बहुत गर्मी होती है और रात के टाइम बहुत कड़ाके की ठंडी। और इसी वजह से एंशिएंट बैटल्स में रेगिस्तानों को क्रॉस करना फुट सोल्जर्स के लिए बहुत मुश्किल होता था। पर 1917 में एक लड़ाई हुई थी जिसको बैटल ऑफ अकबा कहते हैं। इसमें अरब फोर्सेस के साथ थे एक ब्रिटिश कमांडर जिनका नाम था लॉरेंस, और वो हमला कर रहे थे ऑटोमन फोर्सेस के ऊपर। वो जानते थे कि अकबा के पोर्ट को कैप्चर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पोर्ट से फिर ब्रिटिश सप्लाईज या कोई भी एम्फीबियस लैंडिंग्स की जा सकती हैं। ऑटोमन फोर्सेस भी जानती थी कि अगर कोई भी एनिमी हम पे हमला करेगा तो वो समुद्र के रास्ते से जाएगा, क्योंकि हमारे पीछे एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है और इस रेगिस्तान को क्रॉस नहीं किया जा सकता। और लॉरेंस और उनकी अरेबियन फोर्सेस ने इस रेगिस्तान को ही क्रॉस करके अकबा के पोर्ट पे पीछे से हमला किया था और उनको जीत हासिल हुई थी। इस अकबा की लड़ाई को एक इंग्लिश पिक्चर भी दिखाया गया है। उस पिक्चर का नाम है लॉरेंस ऑफ अरेबिया। डेजर्ट वॉरफेयर के दूसरे, तीसरे, चौथे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिल जाएंगे। नॉर्थ अफ्रीकन थिएटर में, नॉर्थ अफ्रीका में पहले सिर्फ इटालियन फोर्सेस थी और उन्होंने ब्रिटेन को पीछे धकेला। उसके बाद ब्रिटेन के एलाइज आ गए और उन्होंने इटालियंस को पीछे धकेला। फिर यहाँ पे जर्मन्स आ गए जिनको लीड करे थे जनरल अर्विन रॉमेल, और इन्होंने एक से बढ़कर एक जीतें हासिल की ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ। ब्रिटिश लोगों की हर बार स्ट्रैटेजी यही होती थी कि वो एक सेट फोर्टिफिकेशंस या कुछ ऐसे ट्रैप्स बनाते थे जिनको पार करके ही जर्मन्स उन तक पहुंच सकते थे। पर अर्विन रॉमेल की खास बात क्या थी, वो हर बार इन ऑब्स्टिकल्स को, इन फोर्टिफिकेशंस को स्किप करते थे, क्योंकि वो फ्लैंकिंग अटैक करते थे। बैटल ऑफ गजाला जो 1942 में हुआ था, इसमें रॉमेल को जीत इसीलिए मिली थी क्योंकि उन्होंने एक फ्लैंकिंग अटैक किया था।
तो अगर आपको डेजर्ट में वॉरफेयर के बारे में पढ़ना है तो नॉर्थ अफ्रीकन थिएटर से बेहतर केस स्टडी कोई हो नहीं सकता। नंबर 6, हिल्स एंड माउंटेन्स। पहाड़ ऑफेंसिवली और डिफेंसिवली दोनों तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक डिफेंडर के लिए खासकर पहाड़ बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि जब आप एक हाइट पे रहते हो तो दो बड़े एडवांटेज होते हैं आपके पास। पहली चीज है कि आप एनिमी की मूवमेंट को बहुत दूर से देख सकते हो, आपको पता रहेगा कि एनिमी कहां से अप्रोच कर रहा है, कितनी मात्रा में अप्रोच कर रहा है। दूसरा बेनिफिट यह है कि जब आपको पता चल चुका है कि एनिमी आ रहा है और एनिमी ने डिसाइड कर लिया कि हमको अपहिल चढ़ाई करके अटैक करना है, तब आप इजीली एनिमी पे हमला कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जब आप एक हाइट पे होते हो तो। इसीलिए आप नोटिस करना, दुनिया भर में और इनफैक्ट भारत में भी ऐसे बहुत सारे किले हैं जो कि ऊंचाइयों पे बने हैं, जो कि पहाड़ों पे बने हैं। इनफैक्ट मुझे एक बार मौका मिला था पुणे में सिंहगढ़ किले पे जाने का। उस किले तक पहुंचने के लिए आपको एक ट्रैक करना पड़ता है। तो अगर आपको अटैक करना है इस किले पे तो आपको पहले ये ट्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद वहां पहुंच के आपको एक सेट एनिमी के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, जो कि बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी ऐसे किलों पे भी अटैकर सक्सेसफुल हुए हैं। इनफैक्ट सिंहगढ़ किले की एक लड़ाई थी साल 1670 में हुई थी, जिसमें मराठाओं को लीड कर रहे थे तानाजी, और उन्होंने एक सरप्राइज अटैक किया था इस किले के ऊपर और किले पे बैठी फोर्सेस को हरा दिया था। सिंहगढ़ किले की ये जो फेमस लड़ाई थी, इसके ऊपर एक हिंदी पिक्चर भी है, उसका नाम है तानाजी। एक ऐसी लड़ाई हुई थी साल 73 BC में, जिसको बैटल ऑफ माउंट वेसुवियस कहते हैं। इसमें पहाड़ को घेर लिया था रोमन फोर्सेस ने, और पहाड़ के ऊपर कुछ स्लेव्स बैठे हुए थे जिनको लीड कर रहे थे स्पार्टकस। तो रोमन्स जानते थे कि पहाड़ से उतरने का बस एक रास्ता है, उस रास्ते को रोमन्स ने ब्लॉक कर दिया था। पर जो पहाड़ों के ऊपर स्लेव्स बैठे थे वो और चतुर थे। उन्होंने वहीं आसपास से सामान इकट्ठा करके कुछ रस्सियां बनाई और उन रस्सियों से लटक के वो ऐसी पोजीशन में नीचे आ गए जहां से वो पीछे से रोमन्स के ऊपर हमला कर पाए, और इस बैटल में इन स्लेव्स ने रोमन आर्मी को हरा दिया था। और इसी बैटल से साबित हुआ था कि रोमन्स को भी हराया जा सकता है। नंबर 7, पासेस। पास को हिंदी में दर्रा कहते हैं। ये पहाड़ों के बीच के वो पतले रास्ते होते हैं जहां से आर्मीज गुजर सकती हैं। एक पास में डिफेंडर के पास एक बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज ये होता है कि जब एक बड़ी आर्मी एक पास से गुजरती है तो उनको जनरली एक कॉलम फॉर्मेशन में गुजरना पड़ता है। मतलब सोल्जर्स एक ब्रॉड फ्रंट पे नहीं बल्कि एक के पीछे एक होकर गुजरेंगे, जिसकी वजह से आप उनके ऊपर आसानी से हमला कर सकते हो। जब हम पासेस की लड़ाइयों की बात करते हैं तो सबसे फेमस जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो है बैटल ऑफ थर्मोपिली, जिसके ऊपर पिक्चर बनी है 300। इसमें आपने देखा होगा कि स्पार्टन्स और उनके ग्रीक एलाइज एक पतले पास को डिफेंड करके बैठे हुए थे। बैटल ऑफ थर्मोपिली 3 दिन तक इसलिए चला था क्योंकि स्पार्टन्स और उनके एलाइज ने एक छोटे से फ्रंट पे इतनी बड़ी फोर्स को रोक के रखा था। पर्शियंस ये गलती कर रहे थे कि वो लगातार एक सेट एनिमी के ऊपर फ्रंटल असॉल्ट कर रहे थे। अल्टीमेटली पर्शियंस को जीत तब मिली जब उन्होंने फ्रंटल असॉल्ट नहीं, एक फ्लैंकिंग अटैक किया। पहाड़ों के ऊपर से जाके वो स्पार्टन्स और ग्रीक पोजीशन के पीछे पहुंच गए और वहां से दोनों तरफ से घेर के उन्होंने स्पार्टन्स और ग्रीक एलाइज को खत्म कर दिया था। और इसी वजह से थर्मोपिली की लड़ाई इतनी फेमस हो गई कि इतने कम लोगों ने इतनी बड़ी पर्शियन सेना को 3 दिन तक वहां रोक के रखा था। अगर आप बैटल ऑफ थर्मोपिली में क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई थी उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पासेस से रिलेटेड एक और फेमस लड़ाई है जिसको बैटल ऑफ कैसरीन पास कहते हैं। ये 1943 में हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। ये वो पहली लड़ाई थी जब अमेरिकन का सामना जर्मन्स के साथ हुआ था, यूरोप में नहीं, अफ्रीका में। यहां पे अर्विन रॉमल ने उन पासेस को भेज दिया था जिनको अमेरिकन डिफेंडर्स रोक के बैठे थे। एक बार फिर से रॉमल की मैन्यूवरेबिलिटी और उनकी मोबिलिटी की वजह से अमेरिकन फोर्सेस के पास कोई जवाब नहीं था, और इसी बैटल ने दिखाया अमेरिकन को कि वो कितने अनप्रिपेयर्ड हैं जर्मन फोर्सेस का सामना करने के लिए। बैटल ऑफ कैसरीन पास में इतनी हैवी कैजुअलिटीज हुई अमेरिकन को कि वो समझ गए कि उनको यहां पे नई अमेरिकन लीडरशिप की जरूरत है। और इसी बैटल के बाद अमेरिकन ने एक नए कमांडर को यहां पे भेजा जिनका नाम आप जानते होंगे, जनरल पैटन। और फिर पैटन ने अमेरिकन फोर्सेस को नॉर्थ अफ्रीका में जीत दिलाई, और इसी वजह से पैटन और मोंटगोमरी के बीच में लगातार एक कंपटीशन की भावना बनी हुई थी कि रॉमल को पहले कौन हराएगा। पैटन का नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन का और इटालियन कैंपेन का पूरा एक्सपीरियंस एक बहुत खूबसूरत मूवी में दिखाया है। इस मूवी का नाम है पैटन। नंबर 8, बेज एंड हार्बर्स। बे को हिंदी में खाड़ी कहते हैं। ये एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो पूरी तरह से ओपन नहीं होती, किसी किसी साइड पे उसके जमीन का टुकड़ा रहता है। जैसे आप बंगाल की खाड़ी देख लीजिए, इंग्लिश में इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं। इसके एक साइड पे भारत का हिस्सा है, एक साइड पे बांग्लादेश है। वैसे ही टोक्यो बे है, अबू किर बे है। इन सारे बेस की खास बात यही है कि कहीं ना कहीं आसपास जमीन का टुकड़ा रहता है। बेस और हार्बर्स डिफेंडिंग फोर्स के लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये अटैकर्स को मजबूर करते हैं कि आपको बेस के पास से गुजरना पड़ेगा, यानी एक ऐसे एरिया से गुजरना पड़ेगा जहां से आपके ऊपर एनिमी ग्राउंड से हमला कर सकता है। दूसरी तरफ
अटैकर्स के लिए बेस को कैप्चर करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि डिफेंडर्स जनरली बेस के पास एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोजीशन बना के रखते हैं। तो अगर आपने उस डिफेंसिव पोजीशन को खत्म नहीं किया तो आपका अटैक आगे इनलैंड कामयाब नहीं हो सकता। अगर आपने चालाकी की, आपने बेस को कैप्चर नहीं किया और आपके सोल्जर्स को आपने पैराट्रूपर्स बना के एनिमी लाइंस के पीछे लैंड कराया, तो हो सकता है कि आपके पैराट्रूपर्स को वहां पे जीत मिल जाए, पर वो उस जीत को कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको उस जीत को कैपिटलाइज करके उसको रीइंफोर्स करना है तो आपको जरूरी है कि आपको एक एम्फीबियस लैंडिंग करानी पड़ेगी, अपनी फोर्सेस को पहुंचाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बेस को कैप्चर करना जरूरी होता है। जब हम बेस की बात करते हैं, जब हम लड़ाइयों की बात करते हैं जो बेस के पास हुई थी, तो बैटल ऑफ सलामीज एक कमाल का एग्जांपल है। ये एक एंशिएंट ग्रीस का बैटल है जिसमें एक साइड पे थी ग्रीक एलाइज और दूसरे साइड पे था पर्शियन अंपायर। ग्रीक साइड के कमांडर थेमिस्टोक्लिस इस बात को जानते थे कि वो बेस को डिफेंड कर रहे हैं, तो अगर पर्शियन शिप्स जो कितनी बड़ी है साइज में, जो इजीली मनूवर नहीं कर सकती, अगर उनको बेस के नजदीक लेके आ गए तो दोनों तरफ से लैंड से हम इनके ऊपर हमला कर सकते हैं। और साथ ही साथ ग्रीस शिप्स साइज में छोटी थी तो इजीली मनूवर कर सकती थी। इसी वजह से थेमिस्टोक्लिस ने स्ट्रैटेजी बना के रखी थी कि पहले पर्शियन शिप्स को बेस के बिल्कुल नजदीक लेके आना है और जब वो नजदीक आ गए उसके बाद उनके ऊपर हमला करना है। बैटल ऑफ सलामीज में डिफेंडर्स को यानी ग्रीक साइड को जीत मिली थी और पर्शियन नेवी को बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई थी। बेस की लड़ाई का एक दूसरा एग्जांपल है बैटल ऑफ द नाइल जो 1798 में हुआ था। इसमें एक साइड पे थी ब्रिटिश नेवी और दूसरी साइड पे थी फ्रेंच नेवी की वो शिप्स जिनको नेपोलियन लीड कर रहे थे। नेपोलियन को इजिप्शियन कैंपेन इसलिए करना था ताकि वो सुएज कैनल को कैप्चर कर पाए, ताकि जो ब्रिटिश लोग इंडिया पहुंच पाते हैं वो उनका रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाए। तो इजिप्शियन कैंपेन पे जाने के लिए वो बहुत सारी शिप्स को लेके गए थे और अबू कीर बे के पास उनकी शिप्स खड़ी हुई थी। जब ब्रिटिश नेवी के कमांडर एडमिरल नेल्सन को पता चला कि यहाँ पे फ्रेंच शिप्स पूरी तरह अनडिफेंडेड है, तो यहाँ पे बे पे उन पे हमला किया था और उनको जीत हासिल हुई थी। तो आप देखिए सेम ज्योग्राफिकल एलिमेंट को कैसे अलग अलग स्ट्रैटेजी की वजह से जीता और हारा जा सकता है। बैटल ऑफ सलामीज में बे की लड़ाई में डिफेंडर को जीत मिली थी और बैटल ऑफ द नाइल में एक बे की ही लड़ाई में अटैकर को जीत मिली थी। नंबर 9, मैन मेड ज्योग्राफी। अभी तक इस लिस्ट में हमने जितने भी ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स देखे वो सारे नेचुरल थे, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो कि नेचर ने बनाए, चाहे रिवर हो गई, चाहे पासेस हो गए, चाहे बेज हो गए। पर कुछ ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो नेचुरल कुछ और होते हैं, पर मैन मेड एक्टिविटी ने उस एलिमेंट को चेंज कर दिया होता है। ऐसा तब होता है जब आप इतना भयंकर फायर पावर इस्तेमाल करते हो कि नेचर का टेरेन पूरी तरह चेंज हो जाए। इसका बेहतरीन एग्जांपल है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बैटल ऑफ पैशनडेल। पैशनडेल के पहले मैसीन रिच पे एक लड़ाई हुई थी। मैसीन रिच पे जर्मन फोर्सेस ऊंचाई पे एक डिफेंसिव पोजीशन बना के बैठी हुई थी और ब्रिटिश फोर्सेस उनको उस पोजीशन से हटा नहीं पा रही थी। अब क्योंकि जर्मन्स को वहां से हटाना जरूरी था क्योंकि आगे अटैक करना था, तो जब जर्मन पोजीशंस पे फ्रंटल अटैक नाकामयाब हुए तो ब्रिटिश फोर्सेस ने जमीन के नीचे सुरंग खोदना शुरू किया और नीचे से वो मैसीन रिच के नीचे पहुंच के बहुत सारे माइंस और बॉम्ब्स प्लांट कर दिए। ब्रिटिश टनलर्स ने यहाँ पे 1.5 साल तक खुदाई की थी और फाइनली जब एक्सप्लोजन हुआ तो इतना भयानक एक्सप्लोजन था कि कहा जाता है कि उसकी आवाज इंग्लैंड तक सुनाई पड़ी थी। ये पूरा जो रिज बना हुआ था वो पूरा उखड़ के इसकी ज्योग्राफी ही चेंज हो गई और टेरेन पूरी तरह बदल गया। जर्मन्स की पूरी पोजीशन डिस्ट्रॉय हो गई और यहाँ पे जर्मन्स को बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई थी। तो देखिए नेचुरली यहाँ पे एक रिज था, एक ऊंचा फीचर था, पर मैन मेड एक्टिविटी यानी एक्सप्लोजिव्स ने ऐसा भयंकर धमाका किया कि ये नेचुरल चीज पूरी तरह बदल गई। इसके बाद जब पैशनडेल की लड़ाई हुई थी वहां पे भी दोनों साइड्स को बहुत हैवी कैजुअलिटीज इसलिए हुई क्योंकि जो नेचुरल ज्योग्राफी थी वो चेंज हो गई थी हैवी बॉम्बार्डमेंट की वजह से। दोनों साइड्स ने इतने बॉम्ब्स गिराए थे यहाँ पे कि बहुत सारे क्रेटर्स बन गए थे। उन क्रेटर्स में बारिश की वजह से पानी भर गया था और फिर दलदली कीचड़ होने की वजह से दोनों साइड की फोर्सेस मूव नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से पैशनडेल की लड़ाई में बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई थी। दूसरा फेमस एग्जांपल है इसका स्टालिनग्राड का। ये बैटल सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे कुख्यात बैटल है क्योंकि जर्मन्स और सोवियत फोर्सेस स्टालिनग्राड के शहर के पास उलझ गई थी। दोनों साइड्स ने डिसाइड कर लिया था कि स्टालिनग्राड को हम नहीं छोड़ सकते। हिटलर कह रहा था कि स्टालिनग्राड को इसलिए हराना है क्योंकि यहाँ पे स्टालिन का नाम है और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है, और दूसरी तरफ सोवियत साइड के लीडर स्टालिन ये कह रहे थे कि हम बहुत जगह पे पीछे हटे हैं, स्टालिनग्राड हमारा फाइनल फ्रंटियर होगा, यहां से हम पीछे नहीं हट सकते। तो दोनों साइड ये ठान के बैठी थी कि स्टालिनग्राड को हम नहीं छोड़ेंगे और इसी वजह से हैवी बॉम्बार्डमेंट हुई थी शहर के अंदर। जब ये बैटल खत्म हुआ तो बहुत कम ऐसी बिल्डिंग्स थी जो समूची बची थी। ये शहर पूरी तरह चेंज हो गया था। जब बैटल शुरू हुआ था उस समय जो कमांडर्स की स्ट्रैटेजी थी ज्योग्राफी को ध्यान में रखते हुए, बैटल खत्म होने तक
कमांडर्स की स्ट्रैटेजी इसलिए चेंज हो गई थी क्योंकि इस जगह की ज्योग्राफी बदल गई थी हैवी बॉम्बार्डमेंट की वजह से। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए अपनी सारी रिसर्च की है किताब से। इस किताब का नाम है बैटल ग्राउंड्स। इसको लिखा है माइकल स्टीफेंसन ने। मैंने तो आपको इस वीडियो में बहुत ब्रीफली बताया कि किस किस तरह के ज्योग्राफिकल फीचर्स होते हैं, पर इस किताब में इन फीचर्स के बारे में बताया गया है। फिर वहाँ पे जो बैटल्स हुए थे उनको भी ब्रीफली एनालाइज किया गया है। तो अगर आप वो किताब पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।